अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं हैदर अली बिजारानी। आज के लेक्चर में मैंने 3 चीज़ों को मेंशन किया है। सबसे पहले जो तुर्की में मिलिट्री कूप हुआ 2016 में, मैंने उस पर बात की है कि मिलिट्री कूप के पीछे किसका हाथ था और क्यों तैयब अर्दोगन की गवर्नमेंट को लोग गिराना चाहते थे। और उसके बाद मैंने इस लेक्चर में यह भी बताया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आए तुर्की में वो क्यों आए, उसके पीछे क्या किसका हाथ था और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में कौन कौन सी चीजें मेंशन थी। और उसके अलावा जो अब जनरल इलेक्शंस हुई हैं 2018 में तुर्की में, उन पे भी मैंने एक डीपली डिटेल में बात की है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स ने प्रेसिडेंटशिप के लिए अप्लाई किया, फॉर्म फिल किया, फॉर्म टेबल किया और किसकी गवर्नमेंट बनी और उनके पीछे किसका हाथ था। तो मैंने इन सब पे एक डिटेल में बात की है इस लेक्चर में। सबसे पहले हम देखेंगे कि तुर्की कहां पे लोकेट करता है, जैसे कि इस लेक्चर की बहुत ही कनेक्टिविटी ज्यादा हद से ज्यादा बनी रहे। तो ये रहा तुर्की का ऑफिशियल मैप और हद से ज्यादा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तुर्की की एक ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है और तुर्की के जो बॉर्डर लाइन लगती है वो 8 कंट्रीज के साथ लगती है। यहाँ पे साउथर्न में सीरिया के साथ, इराक के साथ, और यहाँ पे ईस्टर्न में ईरान के साथ, अर्मानिया के साथ और अजरबैजान के साथ, और यहाँ पे नॉर्थर्न में जॉर्जिया के साथ, और जो वेस्टर्न साइड पे जो बाउंड्री लगती है तुर्की की वो लगती है ग्रीस और बुल्गारिया के साथ। और तुर्की के जो नासरन साइड पे जो सी है उसे ब्लैक सी कहा जाता है, तो ये भी एक बड़ा एक फेवरेबल पॉइंट है तुर्की के लिए। और जो साउथ में जो तुर्की के सी लगता है वो लगता है मेडिटेरेनियन सी। तो आप देख सकते हैं कि तुर्की की बड़ी ही हद से ज्यादा एक ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है। अब स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस क्या करती है ये समझ लें कि स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस यूरोप को जो एशिया से स्ट्रेट अलग करती है, सेपरेट करती है, उसे कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। अब स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस यहाँ पे है मतलब कि तुर्की के अंदर, तो इसलिए बहुत से एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वो कौन सा कंट्री है जिसका आधा हिस्सा यूरोप के अंदर और आधा हिस्सा एशिया के अंदर आता है, तो वो है तुर्की। मतलब कि तुर्की का जो इस्तांबुल है उसका जो ये वाला हिस्सा है वो आता है यूरोप के अंदर, और इस्तांबुल का जो ये पार्ट है वो आता है एशिया के अंदर। तो आप यहां से देख सकते हैं कि तुर्की की हद से ज्यादा एक ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है। तो अब बात करेंगे जो मिलिट्री कूप हुआ तुर्की में उस पे। अब मिलिट्री कूप कब हुआ कि 15 जुलाई 2016 मिलिट्री कूप इन तुर्की। अब 2016 में मिलिट्री कूप हुआ, मिलिट्री कूप अटेम्प्टेड अगेंस्ट तैयब अर्दोगन। अब तैयब अर्दोगन की गवर्नमेंट के खिलाफ मिलिट्री कूप हुआ तुर्की में। अब देखेंगे कि मिलिट्री कूप के पीछे किसके हाथ थे और मिलिट्री कूप क्यों हुआ। अब 15 जुलाई को ये मिलिट्री कूप हुआ, मतलब कि गवर्नमेंट मतलब कि मिलिट्री ने पूरे तुर्की पे कंट्रोल कर लिया कि भाई अब आप गवर्नमेंट को नहीं चला सकते, आप में बहुत सी खामियां हैं, आप गवर्नमेंट को नहीं चला पा रहे हैं। तो इसलिए 15 जुलाई को इस बातों की वजह से गवर्नमेंट ने मिलिट्री ने कंट्रोल कर लिया पूरी कंट्री पे और गवर्नमेंट पे। तो फिर क्या हुआ कि जो सिविलियंस बंदे थे या जो तैयब अर्दोगन के जो बंदे थे या सपोर्टर्स थे वो सारे बाहर निकल आए। उन्होंने कहा कि भाई हम तैयब अर्दोगन की गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल खुश हैं और हम नहीं चाहते कि यहाँ पे मतलब कि तुर्की में कोई भी मिलिट्री रूल कायम हो, क्योंकि तुर्की के अंदर जब से वो 1923 से लेकर 4 मरतबा यहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ है, गवर्नमेंटें गिराई गई हैं मिलिट्री की तरफ से। तो इसलिए लोग बहुत खुश थे तैयब अर्दोगन की गवर्नमेंट से। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कोई भी फिर एक मिलिट्री कूप हो, तो इसलिए सारे लोग बाहर निकल आए। जो भी सिविलियन लोग थे वो मिलिट्री वालों के साथ लड़े और ये एक तारीख में एक बड़ा ही वाकया, एक अजीब वाकया हुआ। या ये समझ लें कि इस वाकये ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कि एक दिन के अंदर मतलब कि 15 जुलाई के सुबह को मारने के टाइम में जो मिलिट्री कूप हुआ और शाम के वक्त जो भी पीपल थे, जो भी मिलिट्री के जो भी ऑफिसर थे, सबको इन सिविलियंस के जो लोग थे उन्होंने मार गिराया, उन्हें वापस भेज दिया। और फिर गवर्नमेंट किसके कंट्रोल में चली गई, फिर गवर्नमेंट चली गई जो डेमोक्रेटिक उनका जो लीडर था तैयब अर्दोगन उनके अंडर में चली गई, क्योंकि लोग यही चाहते थे कि भाई यहाँ पे तुर्की में कोई भी मिलिट्री रूल कायम ना हो, मगर यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी रहे जो तैयब अर्दोगन की गवर्नमेंट थी।
अब जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि 1923 से लेकर यहाँ पे मतलब 1923 में तुर्की आजाद हुआ, तुर्की का जन्म हुआ। तो 1923 से लेकर 4 मरतबा गवर्नमेंटें गिराई गई हैं तुर्की मिलिट्री की तरफ से। 1960 में गिराई गई, 1971 में गिराई गई, 1980 में गिराई गई और 1987 में ये गवर्नमेंट गिराई गई थी। तो इसलिए जो लोग थे वो कभी भी मिलिट्री के साथ खुश नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि फिर कोई मिलिट्री इनकी गवर्नमेंट गिराए। तो इसलिए क्या हुआ कि पीपल रेज्ड अगेंस्ट आर्मी। तो पीपल जो भी लोग थे, सिविलियंस बंदे थे, उन्होंने वो आर्मी के खिलाफ हो गए, मिलिट्री के खिलाफ हो गए। और एक ही दिन में मतलब कि 15 जुलाई को ये मिलिट्री कूप हुआ और 15 जुलाई को ही मिलिट्री कूप को खत्म कर दिया गया। फिर गवर्नमेंट चली गई तैयब अर्दोगन के तरफ। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि ये मिलिट्री कूप हुआ क्यों, इसके पीछे किसका हाथ था, क्योंकि 87 के बाद मिलिट्री कूप नहीं हुआ था। तो अब 2016 में क्यों हुआ, इसके पीछे किसका हाथ था। अब लोग कहते हैं कि फैतुल्लाह गुलेन was the reason behind that military coup। कुछ लोग कहते हैं कि फैतुल्लाह गुलेन जो था वो ही एक रीजन था, जो तैयब अर्दोगन की गवर्नमेंट को गिराने के लिए यही बंदा था जो चाहता था कि तैयब अर्दोगन की गवर्नमेंट गिरे। अब देखेंगे कि ये क्यों चाहता था कि तैयब अर्दोगन की गवर्नमेंट गिरे और मिलिट्री कूप हो या मिलिट्री की गवर्नमेंट यहां पे कायम हो। अब फैतुल्लाह गुलेन एंड तैयब अर्दोगन वर पार्टनर्स। अब ये दोनों पॉलिटिक्स में, सियासत में ये दोनों पार्टनर्स थे, ये कंटिन्यू तारीख में एक दूसरे से साथ रहे थे। मगर उसके बाद कुछ इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसे थे, ताल्लुकात खराब हो गए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिसकी वजह से फैतुल्लाह गुलेन जो था उसे यूएसए जलावतन कर दिया गया। तो जब वो यूएसए जला गया, लोग कहते हैं, कुछ आर्टिकल्स में भी मुझे ये बात मिली है कि जब वो यूएसए चला गया तो यूएसए जाने के बाद इसने यही कोशिश की कि भाई तैयब अर्दोगन को मैंने बहुत सपोर्ट किया मगर इसने मुझे जलावतन किया है, तो इसलिए मैं इसकी गवर्नमेंट को गिराऊंगा। तो इसलिए ही बहुत से लोग थे फैतुल्लाह गुलेन के मिलिट्री में, तो इसलिए उन्होंने ही कूप करवाया था तैयब अर्दोगन की गवर्नमेंट के खिलाफ। एंड गुलेन लीड्स तैयब टूवर्ड प्राइम मिनिस्टरशिप। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों पार्टनर थे सियासत में, इवन के जो तैयब अर्दोगन को प्राइम मिनिस्टरशिप की तरफ या बहुत से इस पॉलिटिक्स में आने का जो बड़ा हाथ था वो इस गुलेन का भी था। मगर गुलेन बाद में इससे हद से ज्यादा नाराज हो चुका था और इसके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग थी गुलेन और तैयब अर्दोगन की तरफ से। और गुलेन वाज एक्सपेट्रिएट टू यूएसए। और गुलेन को जैसे मैंने आपको बता दिया यूएसए जलावतन कर दिया गया। तो उसके बाद ये यही चाहता था कि भाई अब मैं इसकी गवर्नमेंट को गिरा दूं। और रिलेशंस टुक्स अ न्यू टर्न। जैसे ही वो उसको जलावतन कर दिया गया तो इसने यही रिवेंज लेने की कोशिश की। सो फॉर दैट गुलेन ट्राई टू ओवरथ्रो तैयब रूल अकॉर्डिंग टू पीपल। अब ये कौन कहते हैं, ये लोग कहते हैं और ये मुझे आर्टिकल्स में भी मिला है कि इस बात की वजह से तैयब अर्दोगन की गवर्नमेंट को गिराने की बहुत कोशिश की गुलेन ने। और नेक्स्ट पॉइंट है कि तैयब अर्दोगन वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट अकॉर्डिंग टू पीपल। अब कुछ जगहों पे ये कहा जाता है कि जो मिलिट्री कूप हुआ इसके पीछे किसका हाथ था, तैयब अर्दोगन का भी हाथ था। क्योंकि तैयब अर्दोगन का क्या हाथ था, आप देख लें कैसे कोई बंदा अपनी गवर्नमेंट खुद गिराने की कैसे कोशिश करेगा। अब तैयब अर्दोगन ने एक ऐसी गेम खेली, कुछ लोग कहते हैं उसने गेम ये खेली कि भाई आप मिलिट्री कूप के लिए आर्मी निकल आए। जैसे ही आर्मी निकल आएगी कुछ एरिया पे कंट्रोल करेगी, जो भी उसके फॉलोवर्स होंगे उनको ये ऑर्डर करेंगे कि भाई आप आर्मी को वापस भेज दें और गवर्नमेंट किसके कंट्रोल में चली जाए, फिर गवर्नमेंट मेरे अंडर में आ जाए। तो इसलिए तैयब अर्दोगन ने ही ये एक गेम खेली थी, जैसे कंट्रोल सारा गवर्नमेंट का उसके कंट्रोल में आ जाए। क्योंकि तैयब अर्दोगन यही चाहता था कि मैं तुर्की को हद से ज्यादा एक मॉडर्न बना लूं और ऐसा ना हो कि जैसे 4 मरतबा पहले मिलिट्री का रूल बना है, ऐसा ना हो कि 5th मरतबा भी कभी मिलिट्री का कोई रूल बने इसमें तुर्की के अंदर। तो इसलिए ये एक पॉलिसी थी तैयब अर्दोगन की। एक दिन में मार्शल लॉ लगाई गई और एक ही दिन में उस मिलिट्री रूल को खत्म कर दिया गया। तो लोगों के मुताबिक ये एक गेम थी, एक पॉलिसी थी तैयब अर्दोगन की। अब क्या हुआ कि जैसे ही मिलिट्री को एक ही दिन में उन लोगों ने वापस कर दिया और फिर जो गवर्नमेंट चली गई तैयब अर्दोगन की तरफ, फिर उस वक्त क्या हुआ कि इतने पीपल अरेस्ट 47,000 पीपल्स अरेस्टेड। 40,000 पीपल जो थे, लोग थे, वो इस बात की वजह से अरेस्ट किए गए कि भाई वो शामिल थे। तैयब अर्दोगन की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये मिलिट्री कूप के पीछे इनका हाथ था। और 10,740 पुलिस ऑफिसर्स अरेस्टेड।
और 10,740 जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनको भी अरेस्ट किया गया। और तैयब अर्दोगन की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये जो ऑफिसर्स थे ये भी इस मिलिट्री कूप के पीछे थे, और 7,400 मिलिट्री के जो ऑफिसर्स थे वो भी उनको भी अरेस्ट कर दिया गया। और ही जेल्ड ऑल पॉलिटिकल लीडर्स, और इसने क्या किया, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको भी इसने तैयब अर्दोगन ने जेल भेज दिया। फिर क्या हुआ कि वेरी सिंपल, तैयब अर्दोगन इम्पोज्ड इमरजेंसी फॉर 3 months, सो ऑल द पावर्स वर गिवन टू द प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगन। अब ये पॉइंट देखें, जैसे मैंने पहले बता दिया कि लोग कहते हैं कि तैयब अर्दोगन ने ये मिलिट्री रूल खुद चलाया था क्योंकि ये अपनी प्रेसिडेंटशिप को बहुत एक पावरफुल करवाना चाहता था, ये एक उसकी पॉलिसी थी। तो इसलिए क्या किया, तैयब अर्दोगन की गवर्नमेंट ने बहुत से लोगों को अरेस्ट करवाया और इसने 3 मंथ के लिए इमरजेंसी इंपोज कर दी। और जो भी पावर्स थे वो पावर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके पास चले गए, प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगन की तरफ चले गए। अब देखेंगे कि इन दिसंबर 2016 तुर्कीज रूलिंग पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। अब जो 2016 के जो दिसंबर था, उस दिसंबर में क्या किया, जो तुर्की की रूलिंग पार्टी थी या जिसकी गवर्नमेंट थी, मतलब कि तैयब अर्दोगन की जो गवर्नमेंट थी, जिसकी पार्टी थी जस्टिस एंड डेवलपमेंट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डेवलपमेंट ली या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रिफॉर्म्स लाए। अब जो जैसे मैंने आपको इस प्रीवियस स्लाइड में बताया कि उन्होंने बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया, बहुत से ऑफिसर्स को, मिलिट्री ऑफिसर्स को, तो इसके पीछे जो मेन रीजन था वो यही था कि तैयब अर्दोगन एक कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहता था कि भाई आज के बाद जैसे कभी भी कोई मिलिट्री की हुकूमत यहाँ पे कायम न हो। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि ऑल दी स्टेट पावर्स हैव गिवन टू द प्रेसिडेंट, जो भी स्टेट के पावर्स थे उस कॉन्स्टिट्यूशन जो दिसंबर में आया उसके तहत किसके पास चले गए, प्रेसिडेंट के पास चले गए। मतलब कि जो भी तुर्की का प्रेसिडेंट होगा सारे पावर उसके पास होंगे। उसके बाद क्या हुआ कि थ्रू दिस प्रेसिडेंट हैज पावर टू ड्रॉ द बजट, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड गवर्नमेंट मिनिस्टर। मतलब के प्रेसिडेंट के पास, जो तुर्की का प्रेसिडेंट होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, उसके पास पावर होंगे कि वो बजट को भी ड्रा कर सके, उसके पास ये पावर होंगे कि वो जजेस की अपॉइंटमेंट कर सके, और उसके पास ये भी पावर होंगे कि वो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंटमेंट करे, या गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के ऊपर भी इसका हक होगा और इनके ऊपर इनका राइट होगा। मतलब कि ये पावर्स दिए गए किसको, प्रेसिडेंट को। और उसके अलावा जो मेन और जो पॉइंट था वो ये था कि प्रेसिडेंट कैन इम्पोज इमरजेंसी विदाउट सेनेट अप्रूवल, के प्रेसिडेंट तुर्की का कभी भी इमरजेंसी तुर्की के अंदर लगा सकता है, कभी भी उसको ये जरूरत न पड़ेगी कि वो सेनेट से अप्रूवल हासिल करे या अपनी जो ग्रांड नेशनल असेंबली है उससे पूछे कि भाई मैं इमरजेंसी लागू कर रहा हूं। मतलब कि इस कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स में हद से ज्यादा प्रेसिडेंट को पावर दिए गए। और आगे देखें कि प्रेसिडेंट विल बी इलेक्ट फॉर 5-year टर्म्स एंड हैज अलाउड टू लीड इट्स पॉलिटिकल पार्टी। और जो प्रेसिडेंट होगा तुर्की का इस कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के तहत कि वो होगा 5 सालों के लिए, और उस 5 सालों में उसको ये भी हक होगा कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को भी लीड कर सके। मतलब कि एक वक्त वो प्रेसिडेंट भी रहेगा, अपनी पार्टी का हेड भी रहेगा। मतलब कि इस कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में ये भी एक न्यू चीज थी, एक रिफॉर्म था। और प्रेसिडेंट विल लीड एट हाई कोर्ट, मतलब और प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के ऊपर भी लीड करेगा। और प्रेसिडेंट विल बी द हेड ऑफ द स्टेट, और प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट होगा। और इलेक्शन विल बी आफ्टर एवरी 5 years, और जो इलेक्शन होंगे वो हर 5 सालों के बाद होंगे। और 5 सालों के बाद जो भी प्रेसिडेंट आएगा उस प्रेसिडेंट को, ये जो मैंने आपको जो भी पावर्स बता दिए वो सारे पावर्स उस प्रेसिडेंट को होंगे, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट हो। नो इंटरप्रिटेशन इन बजट इशू, और बजट इशू में भी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होगी। मतलब कि बजट इशू पेश किया गया उसके बाद कोई भी इशू, कोई भी क्वेश्चन रेस नहीं करेगा कि बजट इशू में ये हो या ये ना हो। मतलब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था। और ही मतलब कि प्रेसिडेंट हैज पावर टू डिसॉल्व द असेंबली, मतलब कि जो प्रेसिडेंट होगा उस प्रेसिडेंट को ये पावर होगी कि वो कभी भी किसी भी वक्त अगर वो चाहे कि भाई इलेक्शन या कोई असेंबली ठीक न चल रही है तो वो असेंबली को किसी भी वक्त डिसॉल्व कर सकता है। मतलब ये भी प्रेसिडेंट के पास पावर होंगे। तो ये थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अब आप देखें पहले क्या हुआ कि मिलिट्री कूप हुआ। मिलिट्री कूप के बाद क्या हुई कि सारे लोग बाहर निकल आए
और उन्होंने एक ही दिन में उस मिलिट्री कूप को खत्म कर दिया। उस एक दिन के बाद क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट किसके पास चली गई, जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी मतलब कि तैयब अर्दोगन की, उसके पास फिर गवर्नमेंट चली गई। तो फिर क्या हुआ कि तैयब अर्दोगन ने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट लाए कि भाई ऐसा ना हो कि फिर कभी यहाँ पे मिलिट्री रूल हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट जो सबसे ज्यादा जो पावर दिए गए, ऐसे समझ लें कि ये प्रेसिडेंट को ही पावर दिए गए कि भाई प्रेसिडेंट जो भी चाहे वो ही करेगा। अब हम आगे जिक्र करेंगे इलेक्शन 2018 का कि उसमें क्या हुआ और कैसे हुआ। अब जो 2000 इलेक्शन के जो कैंडिडेट्स थे प्रेसिडेंटशिप के लिए, आप यहां से देख सकते हैं, ये तो आप इसको तो जानते होंगे, तैयब अर्दोगन जो हद से ज्यादा एक फेमस हो चुका है इवन के इस वक्त की पॉलिटिक्स में। और इस वक्त भी जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में भी तैयब अर्दोगन ने इस 2018 की इलेक्शन को विन किया। और ये थे दूसरे कैंडिडेट जो 2018 की इलेक्शन में इन्होंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करवाया था। अब क्या हुआ कि इलेक्शन कब हुई, इलेक्शन हुई संडे 24 जून 2018 को। अब जो 2018 को 24 जून को हुई, अब जो प्रोमिसेस का यहाँ पे ये जो मैप आपको देख रहा है, ये है प्रोमिसेस का रिजल्ट। अब प्रोमिसेस का रिजल्ट जो AKP पार्टी, अब ये किसकी पार्टी है, तैयब अर्दोगन की पार्टी है। अब प्रोमिसेस के रिजल्ट में जो 52.59 मतलब कि 53% जो वोट मिले प्रोमिसेस में, वो मिले तैयब अर्दोगन को मिले। मतलब कि प्रोमिसेस में, प्रोविंशियल असेंबली में तैयब अर्दोगन ने हद से ज्यादा एक मार्जिन लेवल पे लीड किया। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो पार्टी थी वो थी CHP जो मोहरीम इंस की थी, जिसने 30% वोट लिए प्रोविंशियल असेंबली में। मतलब कि ये जो आप रेड वाले एरिया देख रहे हैं ये थी CHP पार्टी के। उसके बाद कुछ HDP पार्टी थी जिन्होंने भी कुछ प्रोविंशियल असेंबली में वोट लिए थे। मतलब कि 63% जो वोट या सीट्स चली गई वो थी अर्दोगन के पास, और 53% जो इलेक्शन में जो वोट पड़े प्रोविंशियल असेंबली में वो तैयब अर्दोगन को मिले। अब आएंगे 600 जो वोट्स थे उसके ऊपर, जिसकी वजह से गवर्नमेंट बनती है तुर्की में, या जिसकी वजह से कोई प्रेसिडेंट बनता है। अब पहले क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुई उससे पहले ये वोट थे या वो मेंबर थे 550 मेंबर थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में ये मेंबर बढ़ा दिए गए 600 मेंबर के। भाई 600 मेंबर होंगे, 600 मेंबर के बाद जिसके हद से ज्यादा मेंबर होंगे वो ही अपनी गवर्नमेंट बनाएगा तुर्की के अंदर, मतलब कि गवर्नमेंट उसकी बनेगी। अब क्या हुआ कि जो पीपुल्स अलायंस, अब अलायंस भी बने इस गवर्नमेंट में। अलायंस किससे, जो पीपुल्स अलायंस था वो किसका था, तैयब अर्दोगन और उसके साथ एक और पार्टी थी जिसने मिलकर एक अलायंस बनाया जिसका नाम था पीपुल्स अलायंस। अब पीपुल्स अलायंस ने जो इस 600 में जो उसके मेंबर लिए या उन्होंने जो सीट्स हासिल की वो थी 344। मतलब के 600 में जो सबसे ज्यादा जो मेंबर या सीटें हासिल की वो की पीपुल्स अलायंस ने, मतलब तैयब अर्दोगन की पार्टी ने, और एक पार्टी और थी 344। और उसके अलावा जो नेशंस अलायंस था वो उन्होंने हासिल की 189 सीटें उन्होंने हासिल की, और HDP पार्टी ने 67 सीट्स हासिल की। मतलब कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट गवर्नमेंट किसकी बनी, जिसकी ज्यादा सीट्स थी या जिसके ज्यादा मेंबर हुए, ज्यादा मेंबर किसके हुए, पीपुल्स अलायंस के, मतलब कि तैयब अर्दोगन के। तो इसलिए गवर्नमेंट बनी तैयब अर्दोगन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तैयब अर्दोगन ने बड़े ही मार्जिन पे इस इलेक्शन में बीट किया सबको। अब आगे देखते हैं कि किसको कितने वोट्स पड़े। अब ये है नेशनल पीपुल्स अलायंस। अब पीपुल्स अलायंस किसके दरमियान हुआ, ये थी तैयब अर्दोगन की पार्टी, और ये उसके साथ जो अलायंस था वो था नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी। अब नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी और तैयब अर्दोगन की जो पार्टी है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, इन्होंने मिलकर एक अलायंस बनाया कि भाई हम गवर्नमेंट में साथ हैं, गवर्नमेंट बनाएंगे। तो तैयब अर्दोगन की जो पार्टी है उसने जो वोट लिए वो या मेंबर्स लिए वो लिए 295 उन्होंने सीट्स हासिल की, और नेशनल मूवमेंट पार्टी ने जो सीट्स हासिल की वो की 49 सीट्स। मतलब कि मिला के इन दोनों की जो सीट्स हुई वो हुई 344। और उसके बाद जो रिपब्लिक पीपुल्स पार्टी उन्होंने हासिल की 146। मतलब ये जो नेशनल अलायंस था इन्होंने टोटल सीट्स हासिल की 189।
मतलब कि अगर तैयब अर्दोगन पीपल्स अलायंस नहीं भी बनाता, फिर भी इसकी जो इंडिविजुअल सीट्स थी फिर भी दूसरों से ज्यादा थी, फिर भी गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट कौन बन जाता, तैयब अर्दोगन बन जाता। तो ये था एक डिफरेंस, मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप इस मैप को फिर भी पढ़ लेना कि किसने किसने वोट्स लिए। तो इसलिए जो गवर्नमेंट किसके पास चली गई, तैयब अर्दोगन के पास चली गई, क्योंकि उन्होंने जो वोट लिए वो लिए, या उन्होंने जो सीटें हासिल की वो की 344 सीट्स उन्होंने हासिल की। अब देख लें कि तुर्की में जो इलेक्शन हुई, तो इलेक्शन के बाद क्या हुआ कि अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाज अडॉप्टेड विद द रेफरेंडम इन 2017। अब 2017 में जो रेफरेंडम हुआ उसके साथ क्या हुआ कि जो भी हद से ज्यादा पावर किसके पास होंगे, प्रेसिडेंट के पास होंगे। The new system came into the effect with the presidential election in 2018 and gives the president complete control of the executive, including the powers to issue the decrees, appointment of his own cabinet, draw up the budget, dissolve the parliament by calling early elections, and pack the bureaucracy and the courts with political appointees. The offices of prime minister has been abolished and its power together with those of the cabinet have been transferred to the president। मतलब कि जो ये पैराग्राफ है कि भाई जो 2018 में जो इलेक्शन हुई, उस 2018 के इलेक्शन में जो सारे पावर्स थे किसके पास चले गए, प्रेसिडेंट के पास। इवन के जो उसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स थे, और इवन के जो अपॉइंटमेंट्स उनकी कैबिनेट की थी, या जो बजट का जो इश्यू था वो भी हक था किसको, प्रेसिडेंट को, कि वो उसको ड्रा कर सके। या आप ऐसे समझ लें कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफिस थी वो भी खत्म हो गई। मतलब कि जो सारा जो भी सिस्टम था गवर्नमेंट का जो भी था, वो पावर्स जो कंट्रोल किसके पास था, प्रेसिडेंट के पास था 2018 की इलेक्शन में। मतलब कि आज के बाद जो तुर्की का जो प्रेसिडेंट होगा सारी पावर्स उसके पास ही होंगी। तो यह था तुर्की के ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर जो मैंने आपको बता दिया। उसके जो मिलिट्री कूप हुआ उसके बारे में बताया, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुई मैंने आपको उसके बारे में भी बता दिया, और उसके बाद जो इलेक्शन हुई कि किस पार्टी ने हद से ज्यादा मेजॉरिटी पे इस इलेक्शन को विन किया, मैंने ये भी आपको बता दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर हद से ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।